तो क्या दूसरी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या खुद अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होती है योगी आदित्यनाथ से तो इसके सियासी मायने हैं? क्या यह भविष्य का निर्माण किया जा रहा है, उसकी नींव इस वक्त तैयार की जा रही है? और विपक्ष में बिखराव, बात दोनों मुद्दों की कर रहे हैं हम। हमारे साथ अब इंद्रजीत सिंह जी आरएलडी स्पोक्स पर्सन भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट में जल्दी से राजीव आपसे जानना चाहती हूं, आप ही के पास आ रही हूं। राजीव ये बताइए, क्योंकि 75+ ये तो एक फैक्टर है कि उसके बाद मार्गदर्शक मंडल तमाम चाहे कितने भी बड़े चेहरे हों, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ लागू नहीं होगा? 71 साल के वो हो चुके, आपने एज डिफरेंस की भी बात की थी, तो क्या योगी के लिए भविष्य जल्द ही आने वाला है? क्योंकि उसके बाद कौन? देखिए, राजनीति में इतने आगे की बात तो आशा नहीं कही जा सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत आगे की सोच करके चलता है। मुझे याद है कि 2009 में जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी को घोषित किया गया था और भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली, तो मोहन भागवत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनसे पूछा गया था कि अटल आडवाणी के बाद सेकेंड जनरेशन जो लीडरशिप है उसमें तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो इन दोनों के बराबर हो या उनको रिप्लेस कर सके। तो मोहन भागवत का सीधा सवाल था कि ऐसे 50 लोग हैं और वो जब सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी कैसे आए, अमित शाह कैसे आए, और अटल आडवाणी की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को जहां तक ले जा चुकी थी, नींव बनाई थी, मकान बनाया था, उसको कैसे भव्य किला, अभेद्य दुर्ग नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बना दिया। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, देखिए, भारत की राजनीति में हमेशा से ऐसा होता आया है कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बाद उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर व्यक्ति उसको माना जाता है। और प्रधानमंत्री पद, आप ये जो कहावत कही जाती है ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, तो लखनऊ का जो मुख्यमंत्री हो, बहुत सारे ऐसे मैं बता दूं, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, ये लोग मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। तो लखनऊ से दिल्ली का रास्ता ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अभी की तारीख में ये ठीक है, आने वाले 20 वर्षों में निश्चित तौर पर, चूंकि उत्तर प्रदेश, जब अटल आडवाणी थे तब तीसरे नंबर की हैसियत भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह की थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आने वाले भविष्य में योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा होंगे, अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि विद इन पार्टी और पॉलिटिकल सर्किल में, देश के राजनीतिक हस्तियों में योगी आदित्यनाथ आज तीसरे नंबर पर, दूसरी जीत हासिल करने के बाद तीसरे नंबर पर जरूर पहुंच गए। बिल्कुल, आप राजीव बने रहिए। मैं अब जल्दी से इंद्रजीत सिंह जी का रुख कर लेती हूं, आरएलडी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इंद्रजीत जी। जो आरोप लगाए गए अब मसूद अहमद की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष आपके, उन्होंने आरोप लगाया टिकटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ। यह डर था अखिलेश यादव को कि कहीं कद बढ़ ना जाए जयंत चौधरी का उनसे, इसलिए तमाम चीजें हुई, इसलिए हार का मुंह देखना पड़ा, इसलिए आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा। साथ रहने वाले हैं भविष्य में या फिर बस इतना तक ही साथ था? अलगाव होगा अब आरएलडी का? नमस्कार मैडम जी, पूरे पैनल को नमस्कार। मैं इस टाइम एज ए प्रवक्ता नहीं, ऐसे राष्ट्रीय महासचिव माइनॉरिटी सेल बैठा हूँ। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ, राष्ट्रीय महासचिव, और उस नाते एक जिम्मेदार पद पे हूँ और जिम्मेदारी से आपको बात कहना चाहता हूँ। मैडम, घर में जब कलेश होता है, आप एक फैमिली लेडी भी, एक सीनियर पत्रकार भी हैं, घर में लड़ाई कब होती है? जब बहुत ज्यादा धन आ जाए, जब बहुत ज्यादा सुविधाएं, जन सुविधाएं आ जाए तो संभालने में ना संभले। और दूसरी लड़ाई कब होती है? जब भूख की लड़ाई होती है, जब कुछ नहीं होता, जब नहीं होता। ये दो ही कारण होते हैं परिवार में भी बिखराव होने के। तो शायद डॉक्टर मसूद साहब एक बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, पार्टी को बंद करते हुए इतने दिन से प्रदेश चला रहे हैं। उनके मन में कुंठा थी टिकट को लेकर, वो खुद टिकट चाहते थे, साथ में अपने कुछ कार्यकर्ताओं को जो उनके साथ अटैच थे उनको टिकट दिलाना चाहते थे। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ, 403 विधायक केवल बनने हैं, हर आदमी विधायक नहीं सकता, हम हर आदमी एमएलए नहीं कर सकता, और भी बहुत जिम्मेवारियां हैं। प्रदेश का जो पद होता है। नहीं इंद्रजीत जी, कुंठा थी तो चुनाव के पहले आप लोगों को समझ नहीं आया कि अगर कुंठा है तो ये शख्स नुकसान पहुंचा सकता है पार्टी को? अब अगर खामियां बता रहे हैं तो उन खामियों को एक्सेप्ट करके कील कांटे दुरुस्त करने में क्या दिक्कत है? अब तो आप उन्हें एकदम अलग थलग कर रहे हैं। आपने तो चुनाव अगुवाई में लड़ा ना, उनके बाद तो यही थे, जयंत चौधरी के बाद।
मैं 2 मिनट के लिए आपको अपनी बात कहने का मौका दीजिए, मैं लेट जुड़ा हूँ आपके साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर मसूद साहब नाराज थे तो जैसे ही रिजल्ट आए थे या उनको टिकट नहीं मिला था, ये निर्णय उसने ले लेना चाहिए था। इतनी देर क्यों कर दी इस निर्णय को लेने के? वो इंतजार में थे कि शायद सत्ता आएगी, और सत्ता आएगी और सत्ता में आने के बाद मुझे कोई ना कोई अहम जिम्मेवारी दी जाएगी। हर आदमी कुछ आशा उम्मीद लगाए बैठा था, तो होता वो ये जो परमपिता परमात्मा चाहता है। अच्छा, साथ रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं? गठबंधन बरकरार रहेगा या टूटेगा? नहीं, बरकरार रहेगा। जयंत चौधरी अपनी जिम्मेवारी से अभी एक बड़े चैनल के उसमें इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था 2024 मिलकर लड़ेंगे। सत्ता देखिए मैडम हमेशा किसी पे नहीं रही। ये भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों से चली थी, आज जहाँ है। और जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, अभी रंजन साहब बता रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने। आज कहाँ है ये सत्ता? आते ही लोग कुछ लोग भूल जाते हैं, अगले ने। ठीक है, आप देर से जुड़े इसलिए ज्यादा वक्त नहीं, मुझे बाकियों से भी कमेंट लेना है। शहजाद, आप पहले क्योंकि कमेंट कर रहे थे, मैं आपके पास आती हूँ वो सवाल, उसके बाद राकेश जी जवाब भी देना चाह रहे थे। शहजाद, ये कि मतलब वहां पर 21 से 22 हो गया, फिर 25 हो गया, आप कह रहे हैं अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, उसी को दुरुस्त करने के लिए मोहन भागवत तक को आना पड़ गया। लेकिन ये बताइए, विपक्ष का बिखराव, ये आपके ही लोग जो साथ थे अब ऐसा लग रहा है कि टूट रहे हैं, पता ही नहीं है आपको क्या होगा। राजभर क्या करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? अभी देखिए, ये अभी तो पहली आरएलडी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया इस प्रकार की सामने आई है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, कैसे संभालेंगे अपना घर? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है जो आपने सवाल किया है, महत्वपूर्ण ये है कि कौन सत्ता बना रहा है। और सबसे ज्यादा ये सामान्य मुलाकात नहीं मानिए इसको, संघ प्रमुख से जो मुलाकात हो रही है वो सामान्य बैठक नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है, ये बहुत अहम हुई है कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ लोगों को मनाया जा रहा है, कुछ लोग नाराज हैं। इन सब की वजह से ये मंत्रिमंडल की शपथ नहीं हो पा रही है। मेन मुख्य वजह यही है और इसको ही हमको देखना होगा। देखिए, अभी जो इंद्रजीत जी ने बात कही है वो उन्हीं ने बता दिया है कि कौन किस वजह से नाराज था। राजनीति में ऐसी चीजें होती हैं और आती जाती रहती हैं। ठीक है राकेश जी, मंत्रिमंडल जहां मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ उलझा हुआ है क्या अंदर कि मोहन भागवत को भी पहुंचना पड़ गया। वैसे शहजाद जी, आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो सवाल पूछे उसका जवाब आप नहीं देते। ये बहुत, मैं आ रही हूँ गीता भट्ट जी, ठीक इसके बाद जल्दी से। देखिए, शहजाद जी ने एक तो शपथ ग्रहण को लेकर के, तारीख को लेकर के कुछ बातें कही हैं। बेहतर होता है ये बताते कि इनके यहाँ विधायक दल की बैठक 21 तारीख को तय हुई थी, क्यों उसको टाल करके 26 तारीख कर दिया है? शहजाद जी के पास इस बात का जवाब नहीं होगा कि क्या अखिलेश यादव जी को नेता मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, विधायक दल उनको मानने के तैयार नहीं है, इसलिए उसकी डेट बढ़ रही है। अरे भाई, डेट बढ़ने के अपने कारण होते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर के हम बहुत गंभीर हैं। आप नहीं गंभीर होंगे? शहजाद जी सुन लीजिए भाई। अरे शहजाद अब्बास, थोड़ा ध्यान रखा करो, थोड़ा संयम रखा करो। अभी उतावले पर में चुनाव हारे हो आप, इसलिए थोड़ा ध्यान और संयम रखा करो। आप बोलते हो तो मैं चुप रहा ना। अब सुनिए, अब सुनो। अरे सुनो भाई शहजाद अब्बास, अभी अरे आप सुनो भाई, सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, काम आएगा। ध्यान से सुन लो, काम आएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ऐसा नहीं। जहां जहां अखिलेश वहां वहां क्लेश। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस पार्टी के भीतर क्लेश हो गया। नितिन प्रसाद जी से लेकर के आरपीएन सिंह तक को पार्टी छोड़नी पड़ी। जैसे बसपा के साथ गए। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे क्लोजिंग रिमार्क लेना है। गीता भट्ट को इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी छोड़नी पड़ी। ठीक है राकेश जी, वक्त कम है इसलिए मुझे क्लोजिंग रिमार्क लेना है। मैं आप दोनों से चाहूंगी थोड़ा सा शांत हो जाए। गीता भट्ट, नंबर 2 कौन है बीजेपी में, क्या नजर आ रहा है आपको गीता भट्ट? देखिए, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, ये मेरा नहीं है, ये अब सबके जहन में है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो होता है उसका एक अपना शीर्ष नेतृत्व होता है और उसके बाद जो वहाँ जो अध्यक्ष होते हैं, पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, और उसके बाद बाकी जिम्मेवारियां हर राजनीतिक दल में मिली होती है और हर व्यक्ति अपना जो उनका दायित्व होता है उसको निभाता है। और एक जो है जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हर व्यक्ति अपना कार्यभार संभाल के उसकी अपेक्षा को पूर्ण करता है। पर मैं एक बात जो ये अभी एसपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने, शाहबाज जी, उन्होंने कही ये कि जी ये जो संघ प्रमुख की भेंट है इसको आप हल्के में मत लीजिए। देखिए, संघ प्रमुख तो पूरे देश भर में उनका प्रवास होता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में या गोरखपुर में प्रवास करने आए हैं। उत्तर पूर्व में उनका अभी पूर्व में इतना लंबा प्रवास रहा, वहाँ समाज के बड़े बड़े लोग जिसमें राजनीतिक दल के नेता भी होते हैं वो भी उन्हें मिलने के लिए आते हैं।
तो इसको एक जिस समय प्रकार तो से देखना होता है, projection करके बताया जा रहा है, दूसरा आपने कहा, दूसरा आपने कहा कि हमें कानून व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ेगा, कानून व्यवस्था का ये एक्सेप्टेंस इस बात की ओर इशारा है कि भविष्य की नींव, गीता भट्ट, राकेश त्रिपाठी जी, कि भविष्य की नींव जरूर मजबूत करनी है लेकिन वर्तमान की नींव को कमजोर नहीं करना है, इसलिए एक्सेप्टेंस जो है ये सामने नहीं आ रहा खुलकर। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।